आज तेरी खैर नहीं है। ललिता गुस्से में अपनी बेटी को बुला रही थी, लेकिन कामना एकदम स्वस्थ रिलैक्स्ड होकर कान से ईयरफोन हटाते हुए आती है। ओफो, कितना जोर से चिल्लाती हो मम्मी, ईयरफोन के अंदर तक आवाज सुनाई दे रही थी। क्या बात है, क्या गजब हो गया? अरे नालायक, मैंने तुझसे कहा था ना मैं पड़ोस में जा रही हूँ, 3 सीटी आए तो गैस बंद कर देना, फिर भी तूने एक ही सीटी में गैस बंद कर दी। मगर आपको कैसे पता चला मम्मी? कैसे पता चला कि बच्ची, जब दाल पकी नहीं तो जाहिर सी बात है तूने गैस जल्दी बंद कर दी होगी। मम्मी, मुझे लगा कि 3 सीटी धीमी आंच पर आए, उससे अच्छा है कि 1 सीटी तेज आंच पर लाकर मैं गैस बंद कर दूं, इससे दाल जल्दी पक जाएगी। लगता है दाल ही अच्छी क्वालिटी की नहीं है, आप ना दुकान पर जाकर इसकी शिकायत करना। कामना के बहाने सुनकर ललिता को गुस्सा आ जाता है और वो उसके कान खींचते हुए कहती है, बकवास बंद कर, दाल की क्वालिटी एकदम ठीक है, तू ही अजीब क्वालिटी की लड़की आ गई है मेरे घर में। आखिर मैं तेरा क्या करूं कामना? आई मम्मी, दर्द हो रहा है। तभी वहां पर कामना के पिता सुधीर जी आते हैं। अरे ललिता, जवान बेटी को ऐसे मारना ठीक नहीं है, छोड़ो उसका कान, हटो। शादी की उम्र है उसकी, ये सब शोभा देता है क्या भला? हाँ, शादी और इसकी हरकतें देखी नहीं क्या? इसकी शादी होना तो बहुत मुश्किल है, न जाने कौन सी घड़ी में ये विदा होगी और कौन भाग्यशाली परिवार होगा जो इसे ले जाएगा। ललिता गुस्से में बड़बड़ाती हुई रसोई में चली जाती है और कामना अपना कान सहलाते हुए सुधीर से कहती है, पापा मम्मी कितना ओवर रिएक्ट करती है ना, अच्छा वो आपने इन्हें रोक दिया, वरना आज तो ये मेरा कान उखाड़ कर ले जाती। बेटा, अपनी हरकतों में सुधार लिया, वरना मम्मी नहीं तो तेरी सास तो पक्का तेरा कान उखाड़ ही लेगी। कामना बहुत गैर जिम्मेदार थी और कभी भी किसी भी काम को करने के लिए वो अपनी अकल का इस्तेमाल करती नहीं थी। एक दिन उसे देखने के लिए लड़के वाले आए। अरे कामना, अब तक तो तैयार नहीं हुई, लड़के वाले कब का आ गए? अरे हे भगवान, ये तेरा चेहरा एकदम पीला पीला क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्या हुआ? अरे माँ, वो तुमने कहा था ना हल्का फुल्का तैयार होना, तो मैंने सोचा हल्के फुल्के में सिर्फ शरीर पर हल्दी लगा लूंगी जिससे नेचुरल ग्लो आ जाएगा, मगर ये भगवान, हो गया कल्याण। आज मैं समझ गई कामना कि तेरे अंदर जरा अभी अक्ल नहीं है, पूरा चेहरा एकदम बिला कर दिया। वो माँ, सब तुम्हारी गलती है, पहले ठीक से बता देती तो ये सब नहीं होता ना। हाँ, अब तो इसमें भी मुझे ही दोष दे दे, पता नहीं बाहर लड़के वाले क्या सोचेंगे। अब कम से कम हो सके तो सबके लिए अच्छी अदरक वाली चाय। बस माँ, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई। सबके लिए अभी अदरक वाली चाय लाती हूँ। आज ये सब मेरे पीले चेहरे नहीं बल्कि अदरक वाली चाय से दीवाने हो जाएंगे। अब बस बाहर जाओ। इतना बोलकर कामना रसोई में चली जाती है और बहुत सारी अदरक लेकर कूटने लगती है। आज तो ऐसी चाय बनाऊंगी कि सब मेरे दीवाने हो जाएंगे। हाँ। थोड़ी देर बाद कामना हाथ में चाय लेकर बाहर आती है। सामने मनीष अपनी माँ जया और बहन रीचा के साथ बैठा हुआ था। अरे बेटा, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया, पीलिया हो गया क्या? नहीं आंटी जी, दरअसल मेरी एक सहेली ने बताया था कि उसकी फैमिली पंडित ने बोला है कि आज मेरे लिए जो रिश्ता आने वाला है वो लाखों में एक होगा। उनका परिवार बड़ा अच्छा होगा, एकदम संस्कारी और अच्छे लोग होंगे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके आने से पहले मैं ये हल्दी का लेप अपने चेहरे पर लगा लूं ताकि सूर्य भगवान प्रसन्न हो। कामना की ऐसी कहानी सुनकर उसकी माँ को तो चक्कर आने लगते हैं, मगर जया बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह वाह बहन जी, ऐसा लगता है आपकी बेटी बड़ी धार्मिक है। आओ आओ बेटा, बैठो। अपने परिवार की तारीफ सुनकर जया खुश हो गई थी, मगर वो नहीं जानती थी कि कामना की तो बातें बनाने की पुरानी आदत थी। कामना वहीं सबके साथ बैठ जाती है और सब आपस में बातें करते हैं। मनीष और कामना एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं, लेकिन चाय पीते ही। ओहो बाप रे, अदरक तो बड़ी तेज है चाय में बेटा। हाँ माँ, सही कहा, मेरा तो गला ही एकदम छिल गया। अरे वो सर्दियां आने वाली है ना, तो मैंने सोचा कि गले के लिए अच्छा रहेगा, शायद थोड़ी ज्यादा हो गई। अरे कोई नहीं बेटा, होता है। खैर बहन जी, हमें तो लड़की बड़ी पसंद आई, हमें रिश्ता मंजूर है। जया की बात सुनकर ललिता को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हैं? वाह, ये तो बढ़िया है जी। रिश्ता पक्का करके मनीष के घर वाले चले जाते हैं और ललिता कामना से कहती है, कामना, अभी तो तूने ये बातें बनाकर अपनी गलतियां छुपा ली, मगर ये हमेशा नहीं चलेगा, सुधर जा। अरे माँ, आज संभाल लिया ना, तो आगे भी ऐसे ही संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो ना यार। कामना तो अपनी ही मस्ती में थी। कुछ दिनों में उसकी शादी मनीष से हो गई और वो अपने ससुराल आ गई। शादी के 1 हफ्ते बाद। अरे माँ, आपने सारी तैयारी कर ली ना जाने की? हाँ बेटा, मैंने तो कर लिया और रीचा ने भी सब तैयारी कर ली है। तभी कामना वहां आती है। अरे कौन सी तैयारी की बात कर रहे हैं आप लोग?
मुझसे छुप के कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? है क्या तुम भी बहू, भला तुमसे छुपकर हम कहीं क्यों जाएंगे? तुम भी बड़ी अजीब हो कामना, जो मुंह में आता है बोल देती हो। अरे अजीब नहीं, दिल की साफ है वो। सही कहा मम्मी जी ने। वैसे बताइए ना, आप लोग किस तैयारी की बात कर रहे थे? और बेटा कल मेरी बहन की बेटी की शादी है ना, तो हम सब तैयारी कर रहे थे। तुम भी शाम 7 बजे तक अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? अच्छा, अच्छे से तैयार होना है मम्मी जी। फिर तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप लोग देखना, कल सब वहां पार्टी में मुझे देखते रह जाएंगे। इतना कहकर कामना मटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन दोपहर से वो तैयार होना शुरू कर देती है। अरे अभी से तैयार होने बैठूंगी तब तो अच्छे से तैयार हो पाऊंगी। मम्मी जी ने कहा था मुझे सुंदर दिखना है। सजना है मुझे मौसी जी की बेटी की शादी के लिए, हाँ सजना है। कामना दोपहर से अपने कमरे में बैठे बैठे मेकअप करने लगती है, लेकिन फिर भी तैयार होते होते उसे 8 बज जाते हैं। मनीष दरवाजा खटखटाता है। अरे कामना, दोपहर से क्या कर रही हो तुम? 8 बज गए। मम्मी और ऋचा तो पहले ही टैक्सी से चले गए, तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो? अरे बस 2 मिनट और दीजिए, हील्स पहन लूं फिर मैं तैयार हूँ। तो इसके लिए दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? मैं बाहर जा रहा हूँ गाड़ी स्टार्ट करने, आकर सीधा गाड़ी में बैठ जाना। हाँ भाई हाँ, आप चलिए ना, मैं आती हूँ। वैसे भी मुझे तैयार होते वक्त इतना डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। मनीष जाकर कार में बैठ जाता है। पीछे से कामना आकर बैठ जाती है, मगर उसे देखकर मनीष दंग रह जाता है, क्योंकि कामना ने अपनी शादी का लहंगा पहन रखा था। हे भगवान कामना, तुमने ये शादी का लहंगा क्यों पहन रखा है? और इतना ज्यादा मेकअप, ये सब क्या है? तुम भागकर किसी और से शादी करने के इरादे में हो क्या? छी, कैसी बात करते हो आपके इरादे में किसी और से शादी क्यों करूंगी? और अभी मेरे पास शादी में जाने के लिए सबसे अच्छा लहंगा यही था, क्योंकि मम्मी जी ने कहा था कि अच्छे से तैयार हो, तो मैंने यही पहन लिया। अरे यार, ये पहनकर हम कैसे जा सकते हैं? एक काम करो, इसे बदलकर साड़ी पहन लो। लेकिन तभी फिर से मनीष का फोन बजता है और दूसरी तरफ जया थी। हेलो, हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? अरे कम वक्त होना क्या है, तू कब तक आएगा बहू को लेकर? यहाँ बारात आ गई और अभी तक तू और तेरी पत्नी तैयार होकर आए ही नहीं। माँ बस अभी आया। तुम तो ऐसे डांट रही हो जैसे कि मेरी गलती है। आपकी बहू तैयार होने में घंटों लगा रही है, तो मैं क्या करूं? फोन काटकर मनीष कहता है, अब तो कपड़े बदलने का भी वक्त नहीं है, चलो ऐसी। ये सुनकर कामना बड़ी खुश होती है। थोड़ी देर में दोनों शादी के हॉल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कामना को देखकर वहां मौजूद सभी लोग फुसफुसाने लगते हैं। अरे यही दुल्हन है क्या? इतने जल्दी कैसे आ गई दुल्हन? नहीं, ये तो जया की बहुरिया है। हे भगवान कामना, ये तुमने अपनी शादी का लहंगा क्यों पहन लिया? वाह मम्मी जी, अब आप सब मुझसे एक ही सवाल क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने कहा था ना अच्छे से तैयार होना, और जो रिश्तेदार शादी में नहीं आए थे उनसे भी मुझे मिलवाएगी ना, तो इसी तरह एक तरह से 2 निशान लग जाएंगे। क्या? इसका क्या मतलब भाभी? अरे ननद जी, ऐसे जो लोग शादी में नहीं आए थे वो मुझे वैसे ही दिखेंगे ना जैसे मैं शादी में लग रही थी। कामना की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जया और उसकी बहू पर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी वहां जया की बहन सुनीता और उसकी बेटी पार्वती आ जाती है, जिसकी शादी थी। ये सब क्या है जया? आज मेरी बेटी का खास दिन था और तुम्हारी बहू ने ये क्या किया? मम्मा चलो यहाँ से, मुझे मौसी जी से कोई बात नहीं करनी। पार्वती और सुनीता चिढ़ते हुए वहां से चले जाते हैं। जया को बहुत बुरा लगता है, मगर कामना तो वहां गोलगप्पे खाने में व्यस्त हो जाती है। अगले दिन घर में बड़ा ही टेंशन वाला माहौल था। अरे क्या हुआ, अब सुबह से शांत क्यों बैठे हैं? बहू, तुम्हारी वजह से सुनीता दीदी मुझसे बहुत नाराज है, ये तुमने ठीक नहीं किया। क्या? मगर वगर कुछ नहीं कामना, कम से कम अपनी गलती तो मान लो। और भाभी, गलती मानने से कुछ नहीं होगा, अब तो आपको मौसी जी को मनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सही कहा ऋचा, मेरे पास एक तरीका है। अगले हफ्ते सुनीता दीदी का जन्मदिन है ना, हम उन्हें घर बुला लेते हैं, और कामना तुम उनके मनपसंद छोले भटूरे। बस मम्मी जी, समझ गई। अब आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। हाँ, ऐसे छोले भटूरे बनाऊंगी कि मौसी जी सारे लहंगे का किस्सा भूल जाएंगे। हाँ, फिर क्या था, जन्मदिन के एक दिन पहले से कामना की तैयारियां शुरू हो जाती है। हाँ, तो कल जन्मदिन पर मुझे छोले भटूरे बनाने हैं। मम्मी जी ने कहा था रात में छोले भिगो देना, लेकिन एक काम करती हूँ, अभी से भिगो देती हूँ, फिर तो छोले एकदम बढ़िया से भिग जाएंगे। और ऐसे कामना सुबह से ही छोले भिगो देती है। अगले दिन सुबह सुबह जब वो छोलों की हालत देखती है तो वो एकदम मोटे मोटे हो गए थे। अरे छोले तो कुछ ज्यादा ही भीग गए, मगर कोई ना, इससे स्वाद थोड़ी ना बदल जाएगा, इन्हें बनाकर भटूरे बना लेती हूँ।
छोले कुकर में चढ़ाकर कामना भटूरे बेलने लगती है, लेकिन बेलते बेलते वो भटूरे एकदम पापड़ जितने पतले बेल देती है। वाह, माँ कहती थी जितनी पतली रोटी उतना अच्छा स्वाद। भटूरे के साथ भी ऐसा ही होगा और क्या। जितनी देर कामना रसोई में जुटी हुई थी, वहां बाहर सुनीता जी आ जाती है। मेरा आने का तो बिल्कुल मन नहीं था जया, बस तुम्हारी बात का मान रख कर आ गई हूँ वहां। अरे दीदी, आपने अच्छा किया जो आ गई। उस दिन के लिए ना कामना को भी बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए तो वो आपके लिए आपके मनपसंद छोले भटूरे बना रही है सुबह से। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ दीदी, और खाना बस बन ही गया होगा, आप यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं कामना को आवाज लगाती हूँ। सुनीता और जया दोनों साथ में टेबल पर बैठ जाती है। अरे कामना, जल्दी से खाना ले आओ बहू। हाँ हाँ माँ जी। ये लीजिए, गर्मा गर्म छोले भटूरे बन गए। लेकिन छोले भटूरों की हालत देखकर दोनों बहनें चौंक जाती है। हे भगवान, ये क्या है जया? इतने मोटे छोले और ये पापड़ जितने पतले भटूरे, वो भी तेल में लिपटे हुए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुमने मेरा अपमान करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। पहले मेरी बेटी का अपमान किया और अब मेरा। अरे नहीं दीदी, ऐसा नहीं है बिल्कुल, आप यहीं रुकिए, बस थोड़ी देर में अभी आई। और फिर क्या, जया जल्दी से रसोई में जाती है और झटपट अपनी बहन के लिए बिरयानी बनाकर ले आती है। ये लीजिए दीदी, मैंने आपके लिए ना ये खास बिरयानी बनाई है, अब आप ये खा लीजिए। देखिए, आपके जन्मदिन के लिए ना मैं आपके लिए नई साड़ी भी लाई थी, ये देखिए, अच्छी है ना? अच्छी है। सुनीता को थोड़ा ठीक मूड में देखकर कामना पीछे से खिसक लेती है और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। मगर यहाँ सुनीता के जाने के बाद जया बहुत गुस्से में थी। ऋचा, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस कामना से, कभी मेरी बात ध्यान से सुनती नहीं और हर काम गलत तरीके से करती है। ऊपर से उसके बाद हर बात को ऐसे घुमा देती जैसे उसकी कोई गलती ना हो। हाँ माँ, सही कह रही हो, मगर देखना, मुझे ऐसा लगता है एक दिन भाभी की ये हरकत उन्हीं पर भारी पड़ेगी। हाँ, बस उसी दिन का इंतजार है ऋचा। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर के समय कामना अलमारी खोलकर अपनी एक ड्रेस लेकर खड़ी थी। अरे कामना, ये तब से अलमारी खोलकर क्यों खड़ी हो? देखिए जी, मैं तो अपनी ये प्यारी सी ड्रेस देख रही थी। मेरा जन्मदिन आ रहा है ना, फिर हम यही ड्रेस पहनकर किसी सुंदर रेस्टोरेंट चलेंगे, क्या ठीक है ना? हाँ ठीक है, पर अभी तुम्हारे जन्मदिन में पूरा 1 महीना है कामना, अभी तो इसे रख दो। वही ना जी, सिर्फ 1 महीना ही तो बचा है। तभी जया कामना को आवाज लगाती हुई कहती है, अरे कामना, मशीन में कपड़े धुलने को डाल दो, मगर रंग वाला मिक्स। मगर जया की पूरी बात सुने बिना ही कामना चिल्लाती है, जी मम्मी जी, अभी डाल देती हूँ, वैसे भी मुझे अपनी ये ड्रेस भी धुलने को डालनी है। यही सोचकर कामना जल्दी से बाहर आती है और जो कपड़े धुलने को पड़े थे सब एक साथ उठा लेती है। सब एक साथ डाल देती हूँ, बिजली भी कम लगेगी, साफ भी हो जाएंगे और काम भी जल्दी निपट जाएगा। कामना कपड़े धुलने को डालकर सो जाती है। 3 घंटे बाद जया के चिल्लाने की आवाज से वो उठती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया इस लड़की ने? अरे अब क्या हुआ, क्या कर दिया? अच्छा, ऋचा ने कुछ किया लगता है, अभी जाकर देखती हूँ। कामना बाहर आती है। क्या हुआ मम्मी जी, क्या किया ननद जी ने? वाह वाह, देखो इनको माँ। अरे भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, ये आपके काम है। कामना, तूने सब कपड़े एक साथ धुल दिए, सबका रंग एक दूसरे में मिल गया, सब गुलाबी हो गया। क्या? हे भगवान। कामना आगे बढ़कर मशीन में अपनी ड्रेस ढूंढने लगती है और जब वो उसे निकालने लगती है तो उसके जन्मदिन के प्यारे प्यारे सपने टूट जाते हैं। हे भगवान, मेरी प्यारी ड्रेस, इतना प्यारा पीला रंग था इसका, ये तो पूरी गुलाबी हो गई, पूरी खराब हो गई। वाह वाह, क्या नजारा है। आप इस तरह से मेरे दुख में हंस क्यों रही है ननद जी? ना, मैंने कहा था ना, एक दिन भाभी को उनकी ये हरकतें महंगी पड़ेगी। लो, आ गया वो दिन। वैसे कोई ना भाभी, अब आपकी ड्रेस मल्टी कलर हो गई। सही कहा ऋचा। क्यों कामना, जैसे हमें मोटे छोले और पतले भटूरे खिलाए थे, वैसे आज तुम्हारे साथ भी बड़ी गड़बड़ हो गई। उम्मीद है तुम्हें याद रहेगा, सारे काम ठीक से सुनकर सोच समझ कर करने चाहिए, है ना? हाँ भैया, समझ में आ गया मुझे। हाँ माँ, अब क्या बताऊं तुम्हें, ये जो हमारे 3rd फ्लोर पर किराएदार रहते हैं ना, ये बहुत नालायक लोग हैं। कल पता है क्या हुआ? सिया अपनी माँ से फोन पर कुछ बताने ही जा रही थी कि तभी उसे अपनी सास के चिल्लाने की आवाज आती है। जब मैंने मना किया है कि मेरे घर में जानवर नहीं आएंगे तो फिर तुम लोग बिल्ली लेकर कैसे आ गई? ओफो आंटी जी, अब हमने जब रूम किराए पर लिया है तो हम चाहे जैसे रहें और चाहे पेट रखें या ना रखें, उससे आपको क्या लेना देना?
अरे किराए पे रूम लिया है तो क्या मेरा घर तुम्हारा हो गया है? मैं मकान की मालकिन हूँ तो मैं ही तो बताऊंगी ना कि तुम यहाँ ये कुत्ता बिल्ली रख सकते हो या नहीं। ओफो माँ, लगता है फिर से कलेश शुरू हो गए हैं ये किराएदारों के। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, बाय। ये सब झगड़े की आवाज सुनकर सिया भागी भागी थर्ड फ्लोर पर जाती है। वो देखती है कि उसके घर के थर्ड फ्लोर जो किराए पर दे रखी थी वहां एक बिल्ली मजे से टहल रही थी। उसे देखकर सिया चिल्ला पड़ती है, आ बचाओ बिल्ली, हट 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 हट। अरे अरे ये बिल्ली कहाँ से आ गई? हटाओ। बस बस, अब बहुत हुआ। अब तुम लोग कल के कल मेरा घर खाली करो। मुझे तुम्हारे जैसे किराएदार नहीं चाहिए। अब मैं बहुत अच्छे किराएदार रखूंगी। बढ़िया है, हम चले ही जाएंगे क्योंकि हमें भी ऐसा मकान मालिक नहीं चाहिए जिसे बिल्लियों से प्यार ना हो। हाँ। माया ने अपना फैसला सुना दिया और चिढ़ते हुए पैर पटकते हुए नीचे चली गई। 2 ही दिन में किराएदार ने कमरा खाली भी कर दिया। लेकिन अब असली समस्या थी नए किराएदार ढूंढने की। मैंने पूरे मोहल्ले में कह दिया है कि कोई अच्छा किराएदार हो तो बताना। अरे मम्मी जी, लेकिन कोई नॉनवेज खाता है तो किसी ने कुत्ते बिल्ली पाल रखे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब सब किराएदारों में कोई ना कोई कमी तो निकलेगी ही ना। तो ठीक है ना माँ, अगर कोई नहीं भी मिलता है तो क्या हुआ? अरे अपना घर है, बिना किराएदार के कोई नुकसान है क्या? हाँ भैया, आप तो ये कहोगे ही, आपको थोड़े ही ना एक एक्स्ट्रा फ्लोर साफ करनी पड़ती है। ये तो मुझसे और भाभी से पूछे, हमें ऊपर बिना वजह झाड़ू पोछा करना पड़ता है। हाँ, अगर किराएदार आ जाएंगे तो कम से कम ऊपर का पोर्शन साफ सुथरा तो रखेंगे। ऐसे तो हमारा काम बढ़ रहा है। तभी सिया का फोन बजता है। हाँ माँ बोलो। अरे क्या, फिर से किराया बढ़ा दिया? हद होती है माँ, अभी उन्होंने 2 महीने पहले ही तो किराया 500 रुपये बढ़ाया था, अब फिर से क्यों? अरे तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोलकर सिया फोन काट देती है। लेकिन मोहित उससे पूछता है, क्या हुआ सिया, क्या तुम्हारी माँ जहाँ रहती है उन्होंने फिर से किराया बढ़ा दिया? हाँ पूछिए मत, बड़े ही लालची लोग हैं। अब की बार मैं माँ से कहूंगी कि किसी ढंग के इंसान के घर में रहे। अरे तो क्या हम बुरे हैं बहू? क्या क्या मतलब मम्मी जी? अरे मतलब यहाँ तेरे अपने ससुराल में किराएदार की जरूरत है और तेरे मायके वालों को घर चाहिए, तो फिर तू दोनों को मिला क्यों नहीं देती है? अरे हाँ सिया, तुम अपनी मम्मी को यहाँ बुला लो ना, उन्हें भी अच्छा घर मिल जाएगा और हमें अच्छे किराएदार। हाँ वो अरे क्या वो कर रही हैं भाभी? अब बस हो गया, ये तय हो गया। आप अपने मायके वालों को यहाँ बुला लीजिए। अब सब कुछ सॉर्टेड है, चलो खाना खाते हैं। इधर सब ने मिलकर फैसला कर लिया कि सिया के मायके वालों को किराएदार रखेंगे और 2 दिन बाद सिया के मायके वाले 3rd फ्लोर पर रहने आ जाते हैं और सिया ऊपर उनसे मिलने जाती है। अरे नैना जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो अपने ही घर में हमें बुला लिया। अब तो आपका मायका आपके ही 3rd फ्लोर पे हो जाएगा। बड़ा मजा आएगा। हाँ भाभी। चलो जानवी, अब हम चलकर अपना नया घर सेट करते हैं, फिर खाना भी तो बनाना है ना। अरे मम्मी जी, क्या बात कर रही हैं आप? अरे घर सेट करने में ही इतनी देर हो जाएगी, उसके बाद खाना बनाना कहाँ हो पाएगा? बाहर से ही मंगा लीजिए आप तो। अरे नहीं, मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, वैसे ही मेरा शुगर बढ़ रखा है, अब बाहर का खाऊंगी तो और बढ़ जाएगा ना। सुधा और जानवी की बहस सुनकर सिया से रहा नहीं गया और उसने बीच में कहा, छोड़ो ना माँ, मैं ही कुछ बना देती हूँ, तुम लोग जाओ जाकर घर सेट करो। अरे वाह वाह, ये हुआ ना ननद के घर पर ही रहने का फायदा। अरे अभी मकान मालिक होता तो वो हमारे लिए इतना थोड़े ना ही सोचता। चलिए मम्मी जी। फिर क्या था, सिया नीचे अपने घर की रसोई में जाकर खाना बनाने में लग जाती है और माया आकर उससे पूछती है, क्या कर रही हो बहू? खाना तो सबने खा लिया है ना, तो फिर अब क्या बना रही हो? वो मम्मी जी, मैं मम्मी भैया और भाभी के लिए खाना बना रही थी। आज उनका पहला ही दिन है ना, तो सब सेट करने में ही इतना समय लग जाएगा, फिर वो खाना कैसे बनाएंगी? हाँ सही बात है भाई, चलो ठीक है कर लो, और सुबह के लिए छोले के चने भिगो देना। जी ठीक है। सिया खाना बनाती है और ऊपर पहुंचा देती है। आज उसे डबल खाना बनाना पड़ा था और इसलिए वो बहुत थक गई थी और बिस्तर पर लेटते ही सो जाती है। अगली सुबह, अरे उठो ना सिया, देखो आज कितना अच्छा मौसम है और मेरी छुट्टी भी है, चलो तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। क्या? अरे अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं। तो क्या हुआ, चलो ना, बहुत मजा आएगा। अभी ना, चलिए ठीक है चलते हैं। सिया और मोहित अपनी कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर निकलने ही जा रहे थे कि तभी पीछे से सिया के भाई गिरीश की आवाज आती है। अरे रुको रुको, तुम लोग किधर जा रहे हो? बस थोड़ा घूमने जा रहे थे भैया, आप बताइए क्या हुआ? आप इतनी सुबह सुबह किधर जा रहे हैं?
अरे यार, तुम तो मम्मी को जानती ही हो ना सिया, उन्हें मंडी की ताजी सब्जियां ही पसंद आती हैं, इसलिए संडे टू संडे मैं मंडी से सब्जियां लेकर आता हूँ। अब तुम लोग भी कहीं जा ही रहे हो तो मुझे भी जरा मंडी तक ड्रॉप कर दो, मेरा किराया बचेगा। बेचारी सिया और मोहित अपने रोमांटिक ड्राइव पर गिरीश को ले जाना तो नहीं चाहते थे, मगर उसे मना भी नहीं कर पाए। लीजिए भैया, आ गई आपकी सब्जी मंडी। अरे बस 10 मिनट रुको, मैं बस यूं गया और यूं आया, ज्यादा वक्त थोड़े लगेगा, तब तक तुम लोग चाय वाय पियो, यहाँ बहुत अच्छी चाय मिलती है। अरे अरे भैया, मगर सिया ने गिरीश को उंगली दी और उसने पूरा हाथ ही पकड़ लिया। ये क्या है, पूरी ड्राइव खराब कर दी भैया ने, मूड ही खराब हो गया यार। अब छोड़ो भी सिया, होता है कभी कभी, कोई बात नहीं। किसी तरह सिया भी मोहित की बात सुनकर अपने मन को समझा लेती है और सब्जी लेकर वो सब घर आ जाते हैं। 2 दिन बाद सिया और उसकी सास जब दोपहर में आराम कर रहे थे तब उनके दरवाजे की घंटी बजती है। अरे ये इस वक्त कौन आ गया है? रुकिए मम्मी जी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। सिया ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने 2 औरतें खड़ी थी। जी आप कौन? अरे वो मैं मेघा, जानवी की सहेली, और ये पूजा। हमें जानवी ने बुलाया है उसके नए घर की किटी पार्टी के लिए। क्या किटी पार्टी? जी, वो 3rd फ्लोर पे रहती है ना। ठीक है, हम चले जाते हैं। दोनों औरतें बिना बुलाए ही अंदर घुस जाती हैं और ये सब देखकर सिया मन ही मन सोचती है, ऐसे तो भाभी बहुत आलसी है, लेकिन ये फालतू की किटी पार्टियां करने के लिए उनके अंदर बहुत फुर्ती आ जाती है। हाँ, खैर मुझे क्या, मैं तो चली आराम करने। सिया वापस जाकर लेट जाती है, लेकिन तभी जोर जोर से गाने बजने की आवाज आती है और माया और सिया दोनों चौंक कर उठ जाती है। अरे बहू, ये क्या है? अरे मेरा कमजोर दिल है, ऐसे धमाकेदार आवाजों से मैं तो सदमे से ही बेहोश हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलिए मम्मी जी, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं अभी देख कर आती हूँ क्या माजरा है। सिया जाकर देखती है तो उसकी भाभी और उनकी दोनों सहेलियां अपनी किटी पार्टी में नाच रही थी। अरे भाभी भाभी भाभी, म्यूजिक बंद करो। क्या हुआ ननद जी, आप भी हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए आई हैं क्या? अरे नहीं भाभी, आप जरा ये म्यूजिक अब धीमा ही बजाना, क्योंकि मम्मी जी सो रही हैं। हैं? दिन में भला कौन सोता है? खैर ठीक है ननद जी, मैं कर लूंगी। जानवी म्यूजिक की आवाज धीमा कर लेती है और सिया नीचे चली जाती है। ये सब होने के बाद सिया मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब अपने ही घर वालों को कैसे रोकू टोकू। इसलिए तो मैं नहीं चाह रही थी कि ये लोग हमारे यहाँ किराएदार बनकर आए, लेकिन तब तो मम्मी जी, पूनम और मोहित जी को मेरी सुननी ही नहीं थी। अब लो मजा। हाँ, मगर सिया को पता नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी, अभी असली तमाशा तो होना बाकी था। ऐसे ही एक शाम को सिया और मोहित की बहस हो जाती है। हद करती हो सिया, जब तुम्हें पता है कि मुझे कढ़ी पसंद नहीं है तो क्यों बनाई? अब क्या मैं अपने घर में अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकता हूँ? अरे पूनम को खानी थी इसलिए बना दी, अब इसमें इतना क्या हो गया? आप बच्चे हैं क्या जो ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा कर रहे हैं? भाभी, लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा था कि केवल कढ़ी ही बनाओ, आप भैया के लिए कुछ और भी बना सकती थी ना। अब इस सब में आप मुझे क्यों फंसा रही हो? ये सब आवाजें सुनकर सिया के मायके वाले नीचे आ जाते हैं। अरे दामाद जी, ये आप कैसे बात कर रहे हैं मेरी लड़की से? अरे वो कोई आप लोगों की नौकरानी है क्या जो सबकी पसंद की चीजें एक एक करके बनाएगी? अरे वो भी तो इंसान ही है ना। हाँ और क्या, ये लोग मुझे नौकरानी ही समझते हैं माँ, देख रही हो मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। हद है बहू, जरा सी घर की बात में तुम अपने मायके वालों को बीच में क्यों ला रही हो? तुम्हारा और मोहित का आपस का मामला है, आपस में सुलझा लो ना। हाँ, मुझे कुछ नहीं सुलझाना, जिसे जो खाना है खाए और जो बनाना है बनाए, मैं अपने मायके जा रही हूँ। सिया गुस्से में पैर पटकते हुए सीढ़ियां चढ़कर अपने ही घर के 3rd फ्लोर पर नाराज होकर बैठ जाती है। वाह, ये अच्छी मुसीबत है। अब ये जब नाराज होंगी ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि अब इसका मायका ऊपर ही है। बहुत अच्छे, मुझे क्या, मैं बाहर जा रहा हूँ, खाना खा लूंगा। हाँ। ये सब तमाशा देखकर सिया की सास माया सर पकड़ लेती है। हे भगवान, लगता है हमसे बड़ी गलती हो गई। ये मायका ससुराल ऊपर नीचे फ्लोर पर लाने की कुछ तो करना पड़ेगा। उधर सिया रात भर ऊपर अपने मायके में मुंह फुलाकर बैठी रहती है। माया अगली सुबह सिया से मिलने ऊपर जाती है। सिया अभी भी अपने कमरे में थी। बहू, बस बहुत हो गया, चलो अब वापस ससुराल चलो। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं जाना, मैं तो एकदम थक चुकी हूँ। अरे बेटा, मगर अच्छा थोड़ी लगता है कि अगर तुम ऐसे बार बार अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ जाओगी। मगर मम्मी जी, सिया कुछ कहती उससे पहले वहां जानवी आ जाती है। अरे ननद जी, वो मैं क्या कह रही थी, आप आज मायके में आ ही गई हैं तो दोपहर का खाना बना देना, मैं जरा शॉपिंग पर जा रही हूँ। और इतना कहकर जानवी चली जाती है। ये सुनकर सिया को बड़ा गुस्सा आता है।
ठीक है मम्मी जी, शायद आप सही कह रही थी, नीचे ही चलते हैं। हाँ बहू, और वैसे मैं समझ गई हूँ कि अपने मायके वालों को यहाँ किराएदार बना कर लाने में तुम क्यों हिचकिचा रही थी। क्या? हाँ बेटा, कुछ रिश्ते दूर ही रहने चाहिए। ये ऊपर नीचे फ्लोर का तो बड़ा झमेला है और तू भी इसमें बुरी तरह फंस जाती है। हाँ मम्मी जी, एकदम सही कहा आपने, लेकिन अब हम क्या करें? एक तरीका है, मगर उसके लिए पहले अपने ससुराल वापस चल, फिर बताऊंगी। ठीक है। माया और सिया दोनों नीचे आ जाती हैं और फिर माया सिया को अपना पूरा प्लान बता देती है। वाह मम्मी जी, बढ़िया तरीका सूझा है आपको। इससे तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और हमारी दाल अपने आप गल जाएगी। चलो फिर प्लान मायके वाले किराएदार वापस भेजो शुरू। अगले दिन सुबह सुबह माया और सिया आपस में जोर जोर से लड़ने लगती है। बस बहुत हुआ मम्मी जी, अब मैं आपके ये रोज रोज के ताने और नहीं सुन सकती। आप तो एकदम वो टीवी सीरियल वाली विलन जैसी सास हो, सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और। वाह वाह, तेरी जुबान तो एकदम कैची जैसे चलने लगी है। ठीक कहते हैं मेरे बच्चे, मैंने गलती की तुझे इस घर की बहू बनाकर। अब तक ऊपर मायके के और नीचे ससुराल के सब जगह के लोग ये झगड़ा देखने पहुंच गए थे। अच्छा, गलत हूं मैं? ठीक है, फिर मैं जा रही हूं अपने मायके। फिर से? हाँ चलिए भाभी। और इस तरह सिया फिर से झगड़ा करके मायके चली जाती है। आज तो मेरा बहुत दिल दुखा है भाभी, जल्दी से मेरे लिए छोले भटूरे बना दीजिए। हैं? अरे वो जो कह रही है बना देना जानवी, बेचारी दुखी है। अच्छा ठीक है मम्मी जी। और भैया जरा बाजार जाकर मेरे लिए मेरी वो फेवरेट कोल्ड कॉफी ले आओ, छोले भटूरे के साथ पीऊंगी तो थोड़ा दिमाग ठंडा होगा। मगर वो दुकान की कॉफी तो बड़ी महंगी होती है सिया। तो क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते भैया? जाइए, जल्दी जाइए। आखिर में गिरीश को जाना ही पड़ता है और इस तरह सिया पूरा दिन अपने भैया भाभी से काम करवाती रहती है। कुछ दिनों तक यही चलता है। आए दिन वो घर में किसी न किसी से झगड़ा करके ऊपर मायके पहुंच जाती थी। इस बात से जानवी वैसे ही परेशान हो गई थी। मगर एक दिन, भाभी भाभी कहाँ हो? क्या हुआ सिया, फिर से झगड़ा करके आ गई क्या? है? आपको क्या लगता है भाभी, मैं हमेशा झगड़ा ही करती हूँ? क्या आपने मुझे झगड़ालू कहा? अरे नहीं, अब बोलो क्या हुआ? वो आज हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। मम्मी जी ने कथा रखी है, तो जरा मेरे साथ चलकर खाना बनवा दीजिए। अब ऊपर फ्लोर पर मायके होने के कुछ फायदे तो मैं भी उठाऊं, क्यों, है ना? अच्छा, अरे हाँ, कथा में खाना बनाना तो बड़ा पुण्य का काम होता है। जाओ जानवी, खाना बनवा दो। बेचारी जानवी को नीचे जाना ही पड़ता है और फिर वो सिया के साथ मिलकर पूरे 30 लोगों का खाना बनाती है। इसमें उसकी हालत एकदम टाइट हो जाती है। पूड़ियां बेलते बेलते वो सोचती है, ना बाबा ना, मैंने तो सोचा था ये नंद के ससुराल आकर रहूंगी तो मेरा फायदा होगा, मगर यहाँ तो एकदम उल्टा ही हो रहा है। एक तो मैं एक ही हफ्ते में सूख कर कांटा हो जाऊंगी, ऐसे में किटी पार्टी में मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। नहीं। अरे भाभी क्या सोचने लगी, जरा जल्दी जल्दी पूरियां बेलो और मेहमान आ गए हैं। हे भगवान, बेल तो रही हूं सिया, और कैसे बेलूं? किसी तरह सारा काम निपटा कर जानवी ऊपर जाने लगती है, लेकिन माया उसे रोक कर कहती है, अरे रुको बहुरिया, बहुत काम करवाई तुम। ये लो शगुन के 11 रुपए। 11 रुपए देख कर तो जानवी का दिमाग और सनक जाता है और वो ऊपर जाते जाते सोचती है, ना बाबा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, अभी अपनी माँ को फोन मिलाती हूँ। और 2 मिनट बाद, वाह वाह कितनी प्यारी सुबह है, क्यों, है ना मम्मी जी? सही कह रही है सिया, मगर कुछ ज्यादा ही शांति है, फिर से झगड़ा कर ले क्या? माया ने इतना बोला ही था कि तभी जानवी, गिरीश और सुधा बैग्स लेकर नीचे आते हैं। अरे अरे, बैग्स? मगर क्यों, क्या हुआ भाभी? वो क्या है ना सिया, मैंने अपनी मम्मी से बात की थी। उन्होंने हमारी ही लोकेलिटी में एक बढ़िया किराए का घर बताया है। मकान मालिक भी कहीं और रहता है, सस्ता भी है और इनका ऑफिस भी पास ही है, तो हम तो वहीं जा रहे हैं। ओह, ये तो अच्छा है, लेकिन बुरा भी। अभी परसों एक और कथा थी, पर आप जा रही हो भाभी। अच्छा, एक और कथा? बहू फिर तो। सुधा कुछ कहती उससे पहले ही जानवी कहती है, कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम सिया, बाय बाय। और 2 ही सेकंड में सिया का मायका तीसरे फ्लोर से वापस अपने मोहल्ले में चला जाता है और सिया माया एक साथ सुकून की सांस लेती हैं। उनके घर में शांति फिर से लौट आई थी।